हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 11th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपको त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत अधिक हेल्प करेंगे और इनमें से आपको लगभग सारे ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे और इनके आंसर को भी बताएंगे कि किस प्रकार से इनका आंसर आपको निकालने हैं। तो यदि आपने फर्स्ट चैप्टर को अच्छी तरह समझा है तो आज एक तरह से आपका भी टेस्ट है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देख सकते हैं आप, यदि कोई संख्या 4.7 गुणित 10 की घात 6 है तो यह सामान्य रूप में होगी। तो यहाँ पर आपको वैज्ञानिक संकेतन में नंबर दिया गया है और आपको सामान्य रूप में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको 10 की घात जो 6 है वो प्लस में है, तो दशमलव को जब हम लेफ्ट साइड ले जाते हैं तब 10 की घात जो होती है वो प्लस में होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी घात है, 6 है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन में आप देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर यदि दशमलव हो तो 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद मतलब 7 से पहले दशमलव लगा हुआ है प्रश्न में। तो जब हम दशमलव को 6 अंक के बाद लगाएंगे तो हमारा जो वैज्ञानिक संकेतन बनेगा वो 4.7 गुणित 10 की घात 6 बनेगा। तो लेफ्ट साइड या बाईं ओर दशमलव को ले जाने पर जो घात होती है वो प्लस में होती है, जबकि हम जब दाईं ओर ले जाते हैं तो वो घात ऋणात्मक होती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। 1.5 गुणित 10 की घात -3 को सामान्य दशमलव रूप में लिखने पर क्या होगा। तो सामान्य रूप से जब हम इस डिजिट को लिखेंगे तो किस प्रकार से वो डिजिट दिखाई देगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 की घात -3 है। तो अभी हमने देखा है कि जब घात ऋणात्मक हो तो इसका अर्थ यह होता है कि हमने दशमलव को दाईं ओर रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऋणात्मक घात है वो -3 है। तो ये डिजिट कब बनेगी, जब यहाँ से ये दशमलव 1 और 5 के मध्य आ जाए। इसका अर्थ हुआ कि 0 0 1 इन 3 अंकों को पार करके जब हम दशमलव को लगाएंगे एक के बाद, तो डिजिट बनेगा 1.5 और 10 की घात -3। तो इसका सामान्य दशमलव रूप जो होगा वो ये वाला होगा। तो यहाँ पर भी आपको वैज्ञानिक संकेतन दिया गया है और इसका सामान्य रूप पूछा है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, मर्क्यूरिक सल्फाइड की खोज किसने की। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड की खोज कक्रपाणि वैज्ञानिक ने की थी। ये एक प्रकार के ऋषि मुनि थे, उनके द्वारा मर्क्यूरिक सल्फाइड की खोज हुई थी, जिसका सूत्र होता है HgS। अगला प्रश्न देखते हैं हम। 1 मोल पानी में कितने अणु होते हैं। तो मोल का सवाल है। आपने पढ़ा होगा कि 1 मोल बराबर एक संख्या होती है जिसे हम 6.022 गुणित 10 की घात 23 कहते हैं। तो 1 मोल पानी के अणु में 1 मोल पानी में कितने अणु होते हैं, तो इतने अणु हमको मिलेंगे। तो वो संख्या होती है 6.022 गुणित 10 की घात 23। इसी को हम एवोगेड्रो नंबर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक घटक में मोल तथा विलयन के कुल मोलों के अनुपात को क्या कहते हैं। तो ये एक परिभाषा है सांद्रता ज्ञात करने की विधि की। तो यहाँ पर जो मोल अंश होता है उसकी ये परिभाषा है कि एक घटक के मोल बटे कुल मोल के अनुपात को हम मोल अंश कहते हैं। इसे हम x से व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, 0.25 मोल H2SO4 का द्रव्यमान क्या होगा। तो यहाँ पर हमको मोल दिए गए हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल का हमको
द्रव्यमान निकालना है। तो मोल का सूत्र होता है वैसे n बराबर विलेय की मात्रा या भार बटे अणुभार। तो यहाँ पर हमको मोल दिए गए हैं तो मोल यहाँ पर हम रख सकते हैं, और अणुभार जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का वो 98 होता है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो WB, इसका अर्थ है द्रव्यमान, हमको प्राप्त हो जाएगा। तो जब हम 0.25 गुणित 98 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 24.5। तो जब हम मोल में अणुभार का गुणा कर देते हैं तो हमें H2SO4 का द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है एजिडोथाइमिडीन, जिसे शॉर्ट में AZT भी कहा जाता है, तो इसका उपयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग जो किया जाता है वो एड्स की बीमारी के लिए करते हैं। तो सही ऑप्शन होगा सेकंड वाला। अगला प्रश्न है 16 ग्राम O2 गैस में कितने मोल होंगे? तो हमको यहाँ ग्राम में मात्रा दी गई है और हमको मोल पूछे गए हैं। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है भार बटे अणुभार। तो जो मात्रा दी गई है 16, उसमें ऑक्सीजन का जो अणुभार होता है वो 32 होता है। तो जब आप 16/32 करेंगे, जब भाग देंगे तो हमें मोल मिल जाएंगे। तो इसका आंसर होगा 0.5 मोल। तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम द्रव्य कहते हैं, द्रव्य, मैटर। अगला प्रश्न है 22.4 लीटर किसी गैस का आयतन STP पर कितने मोल के बराबर होता है? तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 22.4 लीटर किसी गैस का जो आयतन होता है वो 1 मोल के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि 1 मोल गैस बराबर जो होता है वो 22.4 लीटर गैस होगी। तो सही ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न है शुद्ध पदार्थ की सही परिभाषा क्या होगी? तो जिसमें एक ही प्रकार के कण होते हैं उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है चारकोल सॉल्ट बिटर किसे कहते हैं? तो पोटेशियम नाइट्रेट को हम चारकोल सॉल्ट बिटर कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट को चारकोल सॉल्ट बिटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है तत्व की सही परिभाषा क्या होगी? तो यहाँ पर वह पदार्थ जिसे रासायनिक विधियों से सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तो सी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल में कुल कितने परमाणु हैं? यहाँ पर हमको परमाणु ज्ञात करने हैं। हमको 1 मोल दिया गया है सल्फ्यूरिक अम्ल का और हमें परमाणु की संख्या पूछी है। तो हम जानते हैं कि 1 मोल H2SO4 अणु में 6.022 गुणित 10⁻23 अणु होते हैं, लेकिन हमको परमाणु ज्ञात करना है। तो जो संख्या होती है एवोगैड्रो में और सल्फ्यूरिक अम्ल में जो परमाणुओं की संख्या दी गई है उसका यदि हम गुणा कर देते हैं तो हमें एग्जैक्ट परमाणु की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं H2SO4 में टोटल जो परमाणु है वो 7 है। 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। तो 7 का गुणा जब हम करेंगे एवोगैड्रो नंबर में तो जो भी अंक आएगा, जो संख्या आएगी, वही 1 मोल में H2SO4 में कुल परमाणु की संख्या होगी। तो सही ऑप्शन होगा इसका बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो यहाँ पर H2O अणु होता है, अमोनिया भी एक प्रकार का अणु है, CO2 भी अणु है।
जबकि सल्फर एक प्रकार का धातु है। तो सही ऑप्शन होगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं हम, तत्वों को कितने मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है। तत्वों को मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है तो वो कितने वर्ग होते हैं, तो वो टोटल 3 वर्ग होते हैं, जिसे हम धातु, अधातु और उपधातु कहते हैं। तो तत्वों को 3 वर्गों में हम बांट सकते हैं। तो आज के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जो ऑब्जेक्टिव थे, उसके बारे में हमने बात की है। अगले वीडियो में इसके आने वाले जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।